हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फटाक से कमेंट करके बताओ क्या हाल चाल, बढ़िया कि नहीं। और सबकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं भाई साहब। एक बार फटाक से कमेंट करके बता दो, ठीक है, जल्दी से। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं ना। देखो, आज की क्लास में हम लोग, ठीक है, कक्षा 10 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सबको देखेंगे, ठीक है, पूरी किताब से। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, मतलब हर एक एक क्वेश्चन लिए हैं कि तुम लोग को समझा सके ना। बाकी आगे भी इसका पार्ट लेके आएंगे, उसमें आगे कंप्लीट करेंगे ना। तो सभी लोग रेडी हो जाओ। और सभी लोग देखो, पेन और कॉपी लेके बैठना, क्योंकि जब हम बताते हैं हमेशा कहते हैं कि यार क्वेश्चन दिखाएंगे तो पहले तुम्हें वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन ना आए तो लगातार देखते रहना कि हाँ सर जी ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। बट फिर भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है और इन सब क्वेश्चन का एक जगह नोट्स बनाना है, ठीक है। और आज कमेंट करके बताओ कि कितने लोग ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके उसका एक नोट्स बनाए हो अच्छा सा, ठीक है, जो एग्जाम टाइम में तुम्हारा बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि अगर ये सब रिवाइज करोगे ना तो तुम्हें हर एक चैप्टर को पढ़ने से अच्छा है कि यार एक टाइम, मतलब एक कम टाइम में हम पूरे चैप्टर के क्वेश्चन को लगा सकते हैं, हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और कम से कम इतना तो याद रखेगा कि हाँ यार हमें इस चैप्टर क्वेश्चन करने आता है, इस चैप्टर का नहीं आता है, ठीक है। तो हर एक चीज़ तुमको एक जगह मिल जाएगा एकदम शॉर्ट में। तो बताना है कि कितने लोग नोट्स बनाए हो, कितने लोग नहीं बनाए हो, ठीक है। एंड हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग रेडी हो जाओ, दिल थाम के बैठो, मतलब दिल थाम के नहीं, पेन थाम के, कि क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाक से। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन सबसे वेरी इजी क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से है, जो कि इतना इजी तुम लोग को देख के हंसी आ गया होगा कि ओह सर जितना इजी। हाँ, इजी क्वेश्चन आता है यार, एग्जाम में तुम्हारे 90% क्वेश्चन इजी ही रहता है। अगर तुम रेगुलर क्लास किए हो, नोट्स बनाए हो, तो बस जान लो तुम हर एक क्वेश्चन कर लोगे। बस अगर कुछ एक्स्ट्रा लेवल करोगे तो तुम्हारा 90% प्लस आएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो एकदम इजी होंगे। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 126 तथा 156 का मौसा ज्ञात करें। मौसा मतलब भैया वही महत्तम समापवर्तक, ठीक। कैसे निकालेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे पहले 126 का। देखो 126 है, अगर इसका फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो काटो फटाक से, देखो तुम लोग पहले करो, आराम से वीडियो पॉज करो, ठीक है, फिर करो एंड फिर हम कर रहे हैं ना। देखो 2 से काटेंगे पहले, 2 छक्का 12, ठीक है, 2 छक्का 12 और फिर 3 और में, फिर 3 से काटेंगे, ठीक है, 3 दूना 6, 3 एक कम 3। अब 3 से कटवा नहीं करेगा, अब किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा। तो ठीक है ना, 126 है, तो 2 छक्का 12 और 2 3 6 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, 3 से काटेंगे 10 से 7 से कट जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको करते हैं थोड़ा सा, इसको भी कर दे। कौन 156 भैया, अब भैया 156 को भी करते हैं, इसको भी लगाते हैं ठिकाने, ठीक है। फैक्टर करने आएगा ना, अब संख्या 2 से 3 से 5 से 7 से, ठीक है। तो 2 से काटेंगे इसे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 तेईस 6, 2 तेईस 6 और फिर 2 9 18, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, ठीक है, और 3 तरीके 9, 3 एक कम 3, 3 तरीके 9, फिर 13 बार में कट गया, बस। अब क्या करेंगे, इसका लिखेंगे ऐसे फैक्टर कि भैया 156 है, तो 156 में क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3, सॉरी 2 गुणे 2 है ना भैया, क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 लिखेंगे ना। 156 में क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, और 126 का क्या लिख देंगे, 126 का लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 7। बताओ कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं ना। बस अब इसका मौसा क्या होगा, मौसा मौसा पता है ना भैया, जो दोनों में हो। अगर 3 होगा तो भैया जो तीनों में हो वही मौसा होता है। मौसा लोगे ना, तो ऐसा कौन सा जो दोनों में है, देखो ये 2 दोनों में है, ये 3 दोनों में है, ठीक है। तो जो दोनों मिलेगा उसको ले लेंगे और आंसर हो जाएगा 6। ऐसे तुम लोग गोला बना के दिखाना मत, वो हम बस तुमको समझाने के लिए ऐसा किए हैं, ठीक है। ये तुमको फैक्टर करना पड़ेगा, ये फैक्टर करना पड़ेगा,
इसको ऐसे लिखोगे एंड फिर जो दोनों में कॉमन होगा उसको लिख लोगे। ये 2 कॉमन इसको लिखे, 3 कॉमन इसको लिखे, ठीक है बस, और कोई कॉमन नहीं छोड़ दोगे तो मौसा हो जाएगा 6। और मौसा मतलब होता है भी अच्छे से कटना, 6 दोनों कट जाएगा, 6 1 कम 6, 6 दोनों 12, 6 वहाँ कट जाएगा। मौसा मतलब क्या, ऐसा नंबर जो इन दोनों को काट सके, तो 6 होगा, 6 इन दोनों को काट सकता है भैया, बस ठीक है। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, रख लो, काम आएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, ठीक है। तो फटाक से सॉल्व करो सभी लोग फटाक से सॉल्व करो, ठीक है। और ट्राई करो कि यार एग्जाम में हमें कैसे लिखना है, अब वो चीज हमको आ जाए, ठीक है। प्लस 3 बराबर 0, इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 1। क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर 1, फिर बोलेंगे ऐसे, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना कर रहे हैं, ठीक है। देखो जब तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो x स्क्वायर के बगल में है 2, x स्क्वायर के बगल में है a, तो a इक्वल टू मिल जाएगा 2, x के बगल में -6 और b के बगल में x के बगल में b, तो b इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 6 और c वाला तो कितना हो जाएगा 3। यही काम करते हैं ना, अरे पहले a b c का मान निकालेंगे। अब क्या निकालते, अगर हमें नेचर पता करना, प्रकृति या मूल का प्रकृति क्या है, तो मूल के प्रकृति के लिए हमें किसका मान निकालना होता है, d विविक्तर, किसका मान निकालेंगे, d का मान। तो d बराबर कितना होता है, d बराबर होता है माइनस में 4ac। हम लोग इसका मान निकालेंगे, देखेंगे कि इसका मान कितना आ रहा है। अब इसका मान जो आएगा उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि मूल कैसा है, मूल बराबर है कि असमान है, ठीक है, कि काल्पनिक है ना। तो पहले इसका मान निकालते हैं, उसके बाद बताते हैं ना। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे, b का मान कितना है, b का मान माइनस में 6 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 4 इंटू a इंटू सी, ठीक है। सॉल्व कर लें, देखो तो कितना हो जाएगा, d इक्वल टू ये हो जाएगा 36 माइनस, देख लो 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, ये हो जाएगा 24। तो d का मान कितना आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा 12 से 36, तो 12 आ जाएगा ना, 12 आ जाएगा। अब एक चीज देखो तुम लोग को बताएं, इसको शॉर्ट में बस याद करने के लिए बता रहे हैं, याद करने के लिए। देखो जब तुम लोग सॉल्व करते हो तो x इक्वल टू क्या बोलते हो, माइनस बी प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, यही ना बोलते हो, अपॉन में 2a। अब देखो क्योंकि जब हम x का मान निकालेंगे तो ये b का मान तो रख ही देंगे, a का मान रख ही देंगे। मेन जो प्रॉब्लम की जड़ है, मतलब जहां पर हमको मेन समस्या होगी वो समस्या इस पे होगी, ठीक है। इसी का मान निकालने में सब कुछ डिपेंड करेगा। अगर इसका मान कुछ अच्छा सा आ जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा और आराम से हम सॉल्व करके x का मान निकालेंगे। अरे x मतलब मूल, तो जो x का जो मान आता है ऐसे आता है, तो मेन डिपेंड कर रहा है उस पर, तो हम लोग उसी को बोलते हैं कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है, सोचो अगर उसका मान 0 के बराबर हो गया, अगर उसका मान 0 के बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, रूट में 0 हो जाएगा। रूट में 0 मतलब क्या, पूरा 0 खत्म, बचेगा ये, तो बोलते हैं मूल बराबर है, क्या बोलते हैं, मूल बराबर है। वास्तविक भी है ना, क्योंकि नंबर 1 का आएगा तो बोलेंगे वास्तविक और बराबर है, ये बोलते हैं। और अगर b स्क्वायर माइनस में 4ac का मान क्या हो गया, 0 से बड़ा आ गया। अगर 0 से बड़ा आएगा तो मतलब रूट के अंदर कोई नंबर है, और अगर रूट के अंदर कोई नंबर है, नंबर मतलब सॉल्व होगा, जब सॉल्व होगा तो एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा, तो इसका मतलब वास्तविक तो होगा ही होगा, वास्तविक तो होगा ही होगा, और असमान भी होगा। क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और असमान होगा। लेकिन सोचो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ जाए माइनस में, मतलब कि 0 से छोटा,
अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ गया 0 से छोटा तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे भैया तब तो इसका मान ज्ञात किया ही नहीं जा सकता, तो बोलेंगे मूल काल्पनिक है। क्या बोलेंगे? मूल काल्पनिक है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? याद रहेगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो गया तो खत्म हो जाएगा, तो बोलेंगे इसके मूल वास्तविक और बराबर होंगे, क्योंकि बस एक ही मान बचेगा, b बटा में a, माइनस b बटा में a बचेगा, तो बोलेंगे इसके मूल तो वास्तविक होंगे क्योंकि नंबर तो आएगा आंसर में, तो बोलेंगे मूल वास्तविक है और बराबर है। लेकिन अगर ये 0 से बड़ा हुआ तो एक बार प्लस में आएगा बाहर, एक बार आएगा माइनस में बाहर आएगा जो वैल्यू आएगा, तो बोलेंगे इसके मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। लेकिन अगर इसका मान आ गया 0 से छोटा तो बोलेंगे भैया इसका मान तो ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है, मतलब मूल काल्पनिक है। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? चूंकि अरे यही तो है ना, बोलेंगे चूंकि d इज ग्रेटर देन 0 है, इसलिए मूल वास्तविक और असमान है, वास्तविक और असमान है, ये लिखेंगे। बोलो बात क्लियर कि नहीं? एक बार सवाल फिर से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ए का बी का सी का मान निकालेंगे और मूलों की जो प्रकृति होती है, ध्यान देना, मूलों की प्रकृति, मूल कैसा है वो डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac पर, और उसी को बोलते हैं विविक्तर। ठीक है, तो हम डी का मान निकालेंगे और डी का मान जो आएगा उसके हिसाब से बताएंगे। ठीक है, और बता दिए वो 3 केस होता है, वही 3 केस तुमको अच्छे से आना चाहिए। बस चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन बोला कि अनुपातों a1 b1 c1 इसकी तुलना करने पर निम्नलिखित तो ज्ञात करो सुसंगत है कि असंगत, मतलब संगत है कि असंगत। देखो संगत मतलब क्या होता है, देखो बता रहे, देखो संगत का मतलब ये होता है जब वो आपस में एक दूसरे को काट दे, काटे मतलब प्रतिच्छेदी हो। ठीक है, अगर दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी हो या क्या हो, एक के ऊपर एक हो। ठीक है, अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो मतलब अगर एक दूसरे को काट रही हैं मतलब संगत है भैया, और अगर एक के ऊपर एक है तो भी क्या है? संगत है। ठीक है, ठीक है, अगर एक के ऊपर एक है तो भी क्या बोलेंगे? ये संगत है, संपाती। अगर एक के ऊपर एक है तो भी संगत है, और अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो भी संगत है। बस असंगत कब होता है? जब समांतर हो, जब समांतर हो। अब हमको बस केस याद होना चाहिए कि कब दो रेखा समांतर होती है तो उसमें क्या केस बनता है, जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी होती तब क्या केस बनता है, और जब दो रेखाएं संपाती होती तब केस क्या बनता है। ठीक है, संपाती के लिए क्या होता है? संपाती का मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक मतलब a1 b1 बराबर a2 b2 बराबर c1 c2, अनुपात बराबर होता है। अगर तीनों का अनुपात बराबर है तो संपाती है, अगर दो का अनुपात बराबर है तीसरे वाले का बराबर नहीं है तो बोलते समांतर है, और अगर स्टार्टिंग में ही बराबर नहीं तो बोलते प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, देखो कैसे ये सवाल लिखा है ना, इसको लिखेंगे ऐसे कि 2x, तो कैसे लिखेंगे? 2x माइनस 3y माइनस में 8 बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 1 बनाएंगे, उसको इस साइड लेके आएंगे तो 4x माइनस में 6y माइनस में 9 बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 2 बनाएंगे, और इसमें से क्या करेंगे ना, ठीक है, मान निकालेंगे। ठीक है, देखो जो पहला समीकरण है ना, यहाँ से a1, देखो a1 का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, b1 का मान माइनस में 3 आ जाएगा, और c1 का मान माइनस में 8 आ जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा समीकरण है ना, दूसरे समीकरण से a2 b2 c2 का मान निकालो तो कितना आएगा? a2 का मान 4 आ जाएगा, b2 का मान माइनस में 6 आ जाएगा, और c2 का मान माइनस में 9 आ जाएगा। बस दिख गया सबको ना? अब बस अनुपात निकालो, सबका अनुपात निकालो। देखो हम पहले निकालेंगे a1 बटा में a2 का, देखेंगे अनुपात कितना आ रहा है। तो a1 बटा के निकाले तो 2 बटा के 4, देखो 2 बटा के 4 बराबर 1 बटा 2। ठीक है, फिर निकालेंगे b1 बटा के b2, इसका अनुपात निकालेंगे तो b1 बटा b2 निकाले -3 बटा -6, लिखो -3 बटा -6 कितना आ जाएगा? 1 बटा 2। उसके बाद c1 बटा में c2 करते हैं, c1 बटा में c2 कितना हो जाएगा? -8 बटा -9 बराबर कितना? 8 बटा 9। अब यहां से क्या दिख रहा है? अब यहां से क्या दिख रहा है तुम्हें इसके नीचे सॉल्व करना है। ठीक है, क्या दिख रहा है कि सर जी जो पहला दोनों अनुपात है मतलब a1 बटा के a2
बराबर है b1 बटा के b2 के, मतलब स्टार्टिंग का तो दोनों बराबर है। अब सोचो अगर स्टार्टिंग का बराबर हो गया मतलब प्रतिच्छेदी तो नहीं है। देखो बताया ना, प्रतिच्छेदी होता है संपाती। सोचो ना, संपाती मतलब सब बराबर। अगर सब बराबर होता है तो बोलते हैं संपाती है, एक के ऊपर एक, मतलब वो संगत है। ठीक है, प्रतिच्छेदी का मतलब भैया आपस में लड़ गए, स्टार्टिंग में बराबर नहीं है, तो मतलब प्रतिच्छेदी। और समांतर का मतलब क्या बताया, समांतर तीसरा वाला केस, बस कि स्टार्टिंग का दोनों बराबर है और लास्ट वाला बराबर नहीं है, लास्ट वाला बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए रेखाएं, क्या पूछा है, रेखाएं बोला, क्या बोला है, रेखाएं क्या है, समांतर है, रेखाएं समांतर है, अतः यह असंगत समीकरण निकाय है। ठीक है, असंगत है। ठीक है, क्या लिख देंगे, असंगत। ठीक है, जब रेखाएं समांतर है तो असंगत हो जाएगा, तो ऐसे करना है, बस केस याद होना चाहिए भैया, और क्या। ठीक है, चलो, बस सारे केसेस के बारे में सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। उम्मीद करेंगे कुछ ना कुछ तो रिवाइज हो ही रहा होगा। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये करो फटाक से। देखो बोला यदि 30 मीटर ऊंची एक मीनार भूमि, 30 मीटर ऊंची, ठीक है 30 मीटर ऊंची एक मीनार भूमि पर 10 रूट में 3 मीटर लंबी छाया बनाती है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। अरे सोचो ना, एक मीनार है, सूर्य का प्रकाश आया, ठीक है, इसकी छाया बनी, ठीक है, इसकी जो छाया की लंबाई है वो 10 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है, ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, तो ये इसका उन्नयन कोण यहाँ पे थीटा। चलो अब हमको थीटा का मान पूछ रहा है, अब थीटा का मान निकाल लो, थीटा का मान मान लो, या मान लेना माना, तथा माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। बस अब करो, अब बताओ कोण निकालने आता है। जैसे अभी तक क्या होता था, अभी तक क्या होता था कि हमको क्या दिया होता था, देखो अभी तक क्या होता था कि हमें एक भुजा और कोण दिया होता था, एक भुजा और कोण दिया होता था, तो हम लोग अपना किसी तीसरी भुजा का मान निकालते थे। अब तुम सोचो यार हमको दोनों भुजा दिया है, कोण पूछ रहा है, अब ये कैसे करेंगे। तो सिंपल तरीका है, देखो अगर तुम्हें कभी भी दो भुजा दे के कोण पूछे ना, तो सोचो जैसे उसमें कर रहे थे वही करेंगे यार। अगर ये लंब और आधार पता है तो लंब और आधार किस में आता है, अगर लंब का मान 30 हमको पता है, आधार का मान इतना पता है, तो लंब आधार आता किस में, tan के फॉर्मूले में। बस tan का फॉर्मूला लगा दो। अब लाल बटे कक्का सक्का मत करो, डायरेक्ट चीजें याद रखा करो। लंब बटे आधार कितना हो जाएगा, AC बटा AB, कितना हो जाएगा, AC बटे AB। अब देखो हमको थीटा का मान तो ये चाहिए, ऐसे करेंगे, इसका मान कितना है 10, इसका मान कितना है 10 रूट में 3, काटो कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर कितना आएगा, 3 बटा के रूट 3। फिर ये एक कटेगा, बताया ना कि 3 का मतलब क्या होता है, रूट 3 गुणे रूट 3 होता है, 2 बार, एक बार कट जाएगा तो एक बार बचेगा। अब क्या आएगा, अब हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा ना कि tan थीटा बराबर 1 बटे रूट 3। अब ये समझाएं कि नहीं कि अगर एक साइड tan है तो भैया उस साइड भी tan होना चाहिए, अगर एक साइड tan है तो उस साइड भी tan होना चाहिए, तभी ना कैंसिल होगा। तो tan में कितने अंश का मान रूट 3 होता है,
सॉरी 1/√3 है ना, 1/√3 कहाँ से आ गया, तो √3 आएगा ना यार, यहाँ पे ऊपर कटेगा तो ऊपर बचेगा ना, ऊपर √3 बचेगा ना, ऊपर बचेगा ना, अरे कटेगा तो ऊपर बचेगा ना ऊपर, ठीक है। तो tan में कितने अंश का मान √3 होता है, तो 60 अंश का, 60 अंश का। तो थीटा का मान कितना जाएगा, 60 अंश। और अगर थीटा का मान 60 अंश है तो सूर्य का उन्नयन कोण भी कितना होगा, 60 अंश। ऐसे कोण निकालेंगे भैया। और ऐसा नहीं सर जी हमेशा tan लेंगे, हमेशा tan नहीं लेंगे, वो डिपेंड करता है कि तुम्हें भुजा कौन सा दिया है। अगर हमें लंब आधार दिया था तो हम tan का यूज किए, अगर हमें लंब और कर्ण देता तो हम sin थीटा लगाते हैं, और अगर हमें कर्ण और आधार दिया होता तो हम लोग cos थीटा का फॉर्मूला लिखते और वहां पे cos से सॉल्व करते। यहाँ पे देखो हमें लंब और आधार पता था तो लंब आधार आते हैं tan के फॉर्मूले में, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो इसलिए हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, सबका मान रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब अगर इधर tan थीटा है तो इसको भी tan थीटा के पदों में लिखना पड़ेगा। अब tan थीटा के पदों में लिखने का मतलब ये कि tan में कितने अंश का मान √3 होता है, तो tan में 60 अंश का मान होता है √3, ठीक है। तो थीटा बराबर 60 अंश, बस ऐसे कर लेंगे, समझ में आया। चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये तो बहुत इजी है, आराम से उम्मीद करेंगे कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, LHS = RHS प्रूफ करना है। tan 2a का फॉर्मूला है 2 tan a अपॉन में 1 tan स्क्वायर है, प्रूफ करना है a बराबर 30 अंश। तो पहले LHS ले लो, LHS पहले LHS का मान निकालो, देखो LHS कितना आता है, उसके बाद फिर RHS को सॉल्व करना। अगर दोनों बराबर आ गया तो लिख देना हेंस प्रूफ LHS = RHS, ठीक है। चलो करो, तो tan 2a a का मान 30 अंश है, लिख दो भैया, a का मान कितना है 30 अंश है। अब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा tan 60 अंश, और जब tan 60 अंश होगा तो tan 60 अंश का मान कितना होता है √3, ये हो गया LHS, ठीक है। अब करते हैं RHS, चलो लिखते हैं RHS, कितना हो जाएगा 2 tan a अपॉन में 1 - tan स्क्वायर है। देखो हम इससे पहले वाली क्लास में बोले थे सभी लोग ट्रिग्नोमेट्री का सारा वैल्यू याद कर लो, जैसे तुम लोग को पहाड़ा याद है 2 का 3 का 4 का पहाड़ा याद है ना, तो उसी तरह sin 0 का मान, sin 30 का मान, sin 45 का मान, sin 60 का मान एकदम याद कर लो, ठीक है। और वो याद कैसे होगा, जब तुम उसे डेली देखोगे तब, डेली देखो, डेली पढ़ो। अगर 6 से 7 दिन लगातार रोज आधे घंटे पढ़ पढ़ के वैल्यू को याद कर रहे हो, और ऐसे याद कर रहे हो कि sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan बराबर लंब बटे आधार, ऐसे बस उसे मतलब कि जैसे वो चीज सामने आए तुरंत उसका आंसर आ जाना चाहिए, ऐसे, ठीक है। नहीं तो तुम खुद सोचो ना, देखो कितना फायदा होता है। जैसे ऐसे मान लो कोई लड़का जिसको तुम हो और कोई और लड़का और है, 10 तक लिखना है पहाड़ा, ठीक है। अगर 10 तक पहाड़ा तुम्हें लिखना है, मान लो एक जो है 10 तक पढ़ा एकदम अच्छे से याद कर लिया है, रट लिया है, और कोई एक लड़का है बस दिमाग लगाया कि चलो यार हमको पहाड़ा लिखना है, पहाड़ा तो हम जोड़ जोड़ के लिख लेंगे, पहाड़ा जो गुणा करके लिख लेंगे। अब एग्जाम हो रहा है, ठीक है, उसमें जो पहले करेगा, ठीक है, उसको इनाम मिलेगा, ठीक है। तो तुम ये सोचो कि अगर जिसको पहाड़ा याद है और जो जोड़ जोड़ के लिखेगा या गुणा करके लिखेगा, दिमाग लगा के लिखेगा, ठीक है, कौन पहले करेगा, कौन पहले करेगा, तुम खुद सोचो। अरे सिंपल बात है सर, जिसको याद होगा, जिसको फॉर्मूला याद होगा वो 10 तक का पहाड़ा 10 मिनट में लिख लेगा, अरे उससे कम में लिख लेगा। लेकिन जो जोड़ जोड़ के लिखेगा या गुणा करके लिखेगा उसको टाइम लगेगा, वो कभी एग्जाम में टॉप कर ही नहीं पाएगा आगे भी। तो ये बात तुम्हें ध्यान देना है, समझ में आया कि नहीं ना। तो अगर याद कर सकते हो तो भैया याद करो, बिना याद किए काम नहीं चलेगा, ठीक है। यहां हो जाएगा tan 30 अंश अपॉन में 1 - tan स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। अब tan 30 अंश का मान तो याद करो कि tan 30 अंश का मान कितना होता है, तो tan 30 अंश का मान कितना होता है बताओ भैया, 1/√3 अपॉन में 1 वहां पे स्क्वायर था ना, तो 1/√3 का स्क्वायर, बस जितना कर सकते हो कर लो। अब देखो यही सॉल्व करने आना चाहिए भैया, देखो ये हो जाएगा 2/√3 बटे में 1 - 1/3। अब देखो इसको हम इधर ही कर रहे हैं सॉल्व, जगह नहीं है, कम से कम एक ही पेज पे किया जाए पूरा, ठीक है, कि तुम लोग को भी समझ में आए ना।
बराबर 2/√3 हो जाएगा बटे में, देखो इसका इससे गुणा होगा तो 3 - 1 2, तो 2/, कितना आएगा 3 आएगा, 2/3 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? देखो ऐसे होगा, देखो अब ये देखो ऐसे बनेगा ना 2/√3 है। अब ये तुम लोग को सॉल्व करने आता है कि नहीं पता नहीं। अरे a/b/c, इसको दबाएगा ये ऊपर जाएगा, आता है कि नहीं प्रोसेस ये? चलो उम्मीद करेंगे आता होगा, नहीं आता तो कक्षा 6-7 का बुक उठाओ और सीखो ना। ठीक है, देखो अगर 3 लिखा है तो 3 का मतलब है √3 गुणे √3। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा ऊपर, तो एक √3 बचेगा ऊपर, और फिर लास्ट में लिख दोगे अतः LHS बराबर RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, चलो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, और वैल्यू सबका याद रखना, कोई भूलना मत। फिर ये क्वेश्चन है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो इसको सॉल्व करो, अब बताओ फटाक से जल्दी से। चलो तो इसको भाग देते हैं, ठीक है, और सत्यापित करते हैं विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, देखो x+2 है ना, ध्यान देना, लिखेंगे x+2, ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे, ये लिखेंगे 2x² प्लस में 3x प्लस में 1। ठीक है, देखो अब x का मल्टीप्लाई किससे करें कि 2x² आ जाए, तो बोलेंगे 2x से करेंगे सर, 2x से करेंगे तो 2x² आ जाएगा। ठीक है, साथ में 2 है, अगर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, प्लस में 4x आ जाएगा। लो भैया घटाएंगे, देखो माइनस माइनस ये खत्म हो जाएगा, -4x से प्लस में 3x, -4, सोचो -4 + 3 कितना होगा, -4 + 3, माइनस में 1 होगा ना, घट जाएगा तो माइनस में 1 आएगा, 1x मतलब माइनस में x होगा ना, -1 मतलब -1x, और फिर प्लस में 1। ठीक है, अब क्या सोचेंगे, बोलेंगे यार कि अब बताओ, अब x का गुणा किससे करे कि माइनस में x आ जाए, तो बोलेंगे -1 से कर दीजिए। देखो -1 से करेंगे तो माइनस में x आ जाएगा, 2 का गुणा -1 से तो माइनस में 2 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, आंसर आएगा 3। इतना आएगा, बोलो सही है कि नहीं? ठीक है, और जब इतना हो जाए तो बस क्या करना है, देखो विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, यही कहता है ना कि देखो ये लिखोगे, जो ये आंसर है लिखोगे 2x², ठीक है, प्लस में कितना 3x प्लस में 1, ये जो होगा ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है भैया, अरे जिससे हम भाग देते हैं, सुनो ना, जिससे हम भाग देते हैं उसका गुणा अपने आंसर से करते हैं, तो बोलेंगे x+2 और 2x - 1, और जो बचा उसको जोड़ देते हैं, प्लस में शेषफल। इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, तो जो ये RHS है इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा और वेरीफाई करना पड़ेगा कि बराबर इसके आ रहा है कि नहीं। पढ़ोगे ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो भाई भैया ये है, तो यहाँ होता है जिससे भाग करते हैं उसका अपने आंसर से गुणा करते हैं, प्लस में शेषफल को जोड़ देते हैं, बस इसी को सॉल्व करना है और दिखाना है उसके बराबर आ रहा है। पहले भाग करना है, उसके बाद इसको करके दिखाना है, करके मल्टीप्लाई करो, देखो इसके बराबर आएगा कि नहीं, अगर बराबर आ गया तो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अगर बराबर आ गया तो वेरीफाई हो जाएगा, बस। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये लिखा है x+y, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन करो फटाक से। ठीक है, चलो बोला रखा का ग्राफ खींचिए तथा हल करिए, ग्राफ भी खींचना हल भी करना, तो पहले हल करते हैं। देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो लिखेंगे 2x प्लस में 2y बराबर कितना 1, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा ये,
और वो कितना हो जाएगा, देखो 2y माइनस 3x प्लस में 6 है ना, तो जो माइनस 3x को आगे कर ले रहे हैं, देखो ये है ना, अरे माइनस में 3x को आगे कर ले रहे हैं क्योंकि x वाले को आगे लिखते हैं और y वाले को पीछे लिखते हैं, ऐसे इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। माइनस 3x है, बस इसको लिख दिए पहले, प्लस में 2 इसको बाद में लिख दिए और कुछ किए नहीं है ना, तो वही काम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो लिख देंगे माइनस में 3x प्लस में 2y। देखो ऐसे इसलिए करेंगे यार, हमको पता है कि यार पहले हमेशा x वाला ही होता है और सेकंड वाले प्लेस पे क्या होता है, y वाला होता है कि नहीं, बस वही काम करो। अब क्या करोगे, इसमें विलोपन विधि लगा दो घटाने पर, क्योंकि यही सबसे सिंपल पड़ता है, घटाने पर विलोपन विधि घटाओ आराम से। देखो ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये माइनस, घटाने से साइन चेंज हो जाता है, घटाना मतलब माइनस से गुणा करना। देखो माइनस से गुणा करोगे प्लस हो जाएगा, माइनस से गुणा करोगे माइनस हो जाएगा, माइनस से गुणा करोगे माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा 5x, 2 और 3 हो जाएगा 5x, 1 माइनस 6 हो जाएगा माइनस में 5, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5/5, ये कट जाएगा, आंसर आएगा माइनस में 1। आंसर कितना आएगा, माइनस में 1। ठीक है, ये x का मान आया। अब x का मान तो समीकरण नंबर 1 में, ठीक है, लिख दो कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, 2 गुणे x रख लोगे ना, जहां पे x वहां पे 1 रख दो समीकरण नंबर 1 में, तो हो जाएगा 2y 1 माइनस 2, तो 2y इक्वल टू कितना आएगा। अब बताओ 1 माइनस 2, 1 में से जाएगा 2 तो बचेगा माइनस में 1, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा y इक्वल टू आ जाएगा माइनस में 1/2। ठीक है, लो x और y का मान निकाल लिए, x और y का मान हम लोग निकाल लिए, x इक्वल टू आ गया -1, y इक्वल टू आ गया माइनस में 1/2, इतना आ गया। क्लियर है। अब बोला इसका ग्राफ भी खींचना है। अच्छा ग्राफ खींचने आता है, देखो ग्राफ खींचने का सिंपल तरीका बता रहे एकदम। देखो पहला समीकरण लिखा है 2x प्लस 2y बराबर लिखा है 1 ना, ये लिखा है ना। अगर तुम्हें कभी भी दुनिया में कोई भी तुमको समीकरण दे दे, अगर तुम्हें उस समीकरण का ग्राफ खींचना है तो बस इतना ध्यान दो कि जो समीकरण दिया अगर हमें उसका ग्राफ खींचना है तो हम सिंपल सा काम करेंगे, उस समीकरण से 2 बिंदु निकालेंगे। अब देखो 2 बिंदु निकालने का बहुत तरीका है, तुम x का मान कुछ भी रखो, y का मान आएगा, बिंदु बना लोगे। लेकिन हम जो बता रहे हैं बस उस बात को ध्यान देना। तुम्हें अगर कोई भी एक रेखा का समीकरण दिया हो, अगर उस रेखा का ग्राफ बनाना हो तो हम क्या करेंगे, उस रेखा के समीकरण से उसका 2 बिंदु निकालेंगे और बस उस 2 बिंदु को निकाल के अपने ग्राफ पे दिखा के मिला देंगे तो रेखा का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब ये रेखा का समीकरण है, हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो बस सोचेंगे कि अगर ये रेखा का समीकरण है ना, इसका ग्राफ बनाना है तो बस इसका 2 बिंदु निकालेंगे। और 2 बिंदु निकालने का तरीका क्या है, पहले रखो x बराबर 0, x बराबर 0 रखने पर अगर x बराबर रख देंगे 0, सोचो अगर हम x बराबर रख देंगे 0 तो यहां पे कितना हो जाएगा, सोचो 2 गुणे 0 प्लस में 2y बराबर 1 हो जाएगा, तो 2y बराबर 1 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1/2 आएगा ना। तो बिंदु बन जाएगा इसका जो बिंदु है वो एक बिंदु मान लो a बन जाएगा। पहले x का मान, पहले हमेशा हम लोग x का मान रखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग y का मान रखते हैं, सभी को पता होगा। ठीक है, हो गया। अब देखो इसी में अब एक बार रखे x का मान 0 तो एक बार रखो y का मान 0। अरे यही काम करना। बोलोगे सर जी क्यों सर, क्यों सर, नहीं हम तुमको तरीका बता रहे हैं, वैसे तो तुम कुछ भी मान रख सकते हो, लेकिन सबसे सिंपल, सबसे आसान, सबसे टिकाऊ तरीका यही है। अगर 2 बिंदु निकालना है तो एक बार उसी समीकरण में x बराबर रख दो 0 और सॉल्व करो, y का मान आएगा तो x और y के मान को मिला देना तो बिंदु बन जाएगा। अरे जब बिंदु लिखते हो तो लिखते हो निर्देशांक ना, पहले x फिर y, तो बिंदु बन जाएगा 0, x/y मतलब 1/y मतलब 1/2, और फिर उसी में रख दो y बराबर 0। अगर y का मान रख दोगे 0 तो खत्म हो जाएगा 2x और 1, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो इसका बिंदु कितना हो जाएगा, अब जो बिंदु होगा b वो होगा 1/2, 0।
दो बिंदु निकालना है, और दो बिंदु निकालने का तरीका जो हम बताएं बस तुम्हें इसी तरीके को फॉलो करना है। एक समीकरण से, अगर एक समीकरण से दो बिंदु निकालना है तो दो बिंदु कैसे निकालेंगे? एक बार x का मान रखेंगे 0, y का मान आएगा, एक को बिंदु मिल जाएगा, और एक बार रखेंगे y का मान 0, x का मान आएगा, दूसरा बिंदु आ जाएगा। और जब भी बिंदु लिखते हैं तो पहले x का मान लिखते हैं, क्योंकि बिंदु में x, y होता है, पहले x का मान फिर y का मान। ठीक है, चलो अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखो रेखा का समीकरण था, रेखा का समीकरण था, इससे हम दो बिंदु निकाले, पहला बिंदु दूसरा बिंदु। अब क्या करना है, इसको ग्राफ पे बना देना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग x अक्ष और y अक्ष खींचेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग x अक्ष और y अक्ष खींचेंगे। इधर x डैश हो जाएगा, इधर y डैश होगा, ये उधर y होगा, ये x होगा। ठीक है, देखो मान लिखते हैं यहाँ पे, मान लो यहाँ पे 1 हो गया, दूसरा वाला देख ले पहले, दूसरा वाला बहुत ज्यादा तो नहीं है ना। अगर उसका मान रखेंगे 0 तो x का मान कितना जाएगा, माइनस में आएगा, माइनस में कितना आएगा, 2 आएगा, माइनस में 2। ठीक है, 3, तो 2 और 3 तक जाए, मैक्सिमम 3 तक जा रहा है ना, 3 तक लेके बनाते हैं। तो 1 2 3 तक बनाएंगे, 3 तक में काम हो जाएगा। ठीक है, y का मान कितना तक आएगा यार, देख ले पहले, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। y का मान 3 आएगा, तो 3 तक कहाँ तुम लोग बना ही पाओगे, 3 तक बनी नहीं, नहीं जाने दो, थोड़ा थोड़ा पास पास कर दे, थोड़ा पास पास कर देना। चलो 2 3 4, ऐसे स्केल से दूरी नाप नाप के बराबर बराबर कर देना, बस बराबर बराबर हो। ठीक है, बस ये दूरी बराबर बराबर होना चाहिए। ठीक है, छोटा बड़ा ना हो, बस ये ध्यान देना। ठीक है, स्केल से नाप के करना। ठीक है, चलो समझ में आया कि नहीं? ऐसे बना दोगे ना, स्केल से नाप के दूरी अपने से ले लेके, मतलब 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पे एक एक मात्रक का लिख देना। ठीक है, अब देखो जो ये पहला समीकरण था ना, इस पहले समीकरण को सॉल्व करके हम दो बिंदु निकाले थे। अब देखो बिंदु ए का मान कितना है, 0,1/2, मतलब x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 1/2, मतलब आधा। ठीक है, तो x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 1/2, मतलब आधा, बीच में यहीं पे आएगा, और यहीं पे आएगा ना, तब यहीं पर आएगा, और फिर 1/2 आधा इसका, इसका x अक्ष पे 0 जाएगा भैया, ऐसे मतलब ये जाएगा आधा, अरे आधा होगा, बीच में होगा ना, एक के बीच में आधा। ठीक है, ऐसे जाएगा ना, ऐसे। देखो क्योंकि दोनों का मान आ रहा है माइनस में, देखो क्योंकि जो हम लोग मान निकाले थे तो x का मान -1 आया है, और y का मान है -1/2, तो जाहिर सी बात है जब जब काटेंगे सब यहाँ पे काटेंगे, इधर इधर कहीं काटेंगे। ठीक है, तो चलो हम बनाते हैं, ये ऐसे बनेगा ग्राफ। इधर काटेगा ना माइनस में, x और y दोनों को माइनस में आ रहा है। एक सेकंड रुको तो, रुको तो, रुको रुको, तब तो कहीं मिस्टेक यार, ये तो काटेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें x और y दोनों को माइनस में आ रहा है यार, दोनों को माइनस में कैसे आ सकता है, काटेगा ही नहीं तब तो। ए यार, x इक्वल टू रखना था -1, हमको x इक्वल टू रखना था -1 ना यार। देखो 2 गुणे -1 रखेंगे ना यार, यही मिस्टेक हो गया। ठीक है, हम भी कर रहे हैं यार, उसमें काटेगा नहीं तब तो यार, बड़ा लोचा हो जाता। हम भी कर रहे हैं यार, काट नहीं रहा है, कैसे काटेगा। ओहो, 1 + 2। ठीक है, तो y बराबर जो आएगा वो आएगा 3/2। ठीक है, y का मान 3/2 आएगा। ठीक है, y का मान 3/2 आ रहा है ना, y का मान 3/2 आएगा। ठीक है, चलो सही है। अब y का मान 3/2 आएगा। ठीक है, देखो इसका हम ग्राफ बना दिए। ठीक है, ये ग्राफ बना दिए, जो पहले रेखा थी
2x प्लस 2y बराबर 1, इसका ग्राफ बना दिए। ठीक है, अब तुम लोग घर पे करोगे, इसका ग्राफ बनाओगे। ठीक है, देखो जो ये इसका ग्राफ है ना, दूसरा समीकरण है, इसका ग्राफ बनाओगे। -3x प्लस 2y बराबर 0। ठीक है, -3x प्लस 2y बराबर 0 नहीं, मतलब बराबर 6 है, ये है ना। इसका दो बिंदु निकालोगे। ठीक है, इसका दो बिंदु निकालोगे, और जब इसका दो बिंदु निकल जाएगा, इसका भी दो बिंदु निकालने का वही सेम तरीका, x बराबर 0, y का मान आएगा, y बराबर 0, x का मान आएगा। ठीक है, जो दो बिंदु आएगा लाके इसमें दिखा के मिला देना, और जब काटेगा ना तो x इक्वल टू -1, और ये लगभग यहाँ पर काटेगा। ठीक है, तो जब रेखा बनाओगे तो यहीं पे काटेगा, तभी x इक्वल टू -1 आएगा और y इक्वल टू 3/2 आएगा। तो बना के देखना, काटेगा जरूर। ठीक है, ये तुम लोग के लिए होमवर्क है, कर लेना ना। इतना बता दिए, एक रेखा का बना दिए हैं, और कैसे बनाते बताए ना। अगर तुम्हें कोई भी रेखा का समीकरण दिया है तो उससे दो बिंदु निकालो, दो बिंदु निकालने का यही तरीका है। ठीक है, और वही काम इसमें करोगे, इसका दो बिंदु निकालोगे, जब इसका दो बिंदु आ जाएगा तो इसको भी यहाँ पे मिला के दिखा के ऐसे मिला दोगे, ऐसे मिलाओगे तो ऐसे काट के जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और जहां पर काटेगा वही x और y का मान हल होता है। ठीक है, चलो बात समझ में आई कि नहीं? चलो उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बताओ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल है। देखो बता रहे, ध्यान देना। देखो लिखा है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपरी सिरे पर जो खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला है डाली जाती हैं, तो इससे भरे हुए पानी का 1/4 भाग, ठीक है, 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो पूछा है बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। कहाँ गए भैया, आ जाओ। देखो हमारे पास, देखो एक शंक्वाकार, सोचो ऐसे हमारे पास एक शंक्वाकार है। ठीक है, ये हम लोग के पास एक शंक्वाकार है। ठीक है, एक शंकु है जिसमें भैया पानी भरा है, लबालब, लबालब पूरा पानी भरा हुआ है, एकदम यहाँ तक, एकदम समझ रहे हो, पूरा ऊपर तक एकदम पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब अगर ऊपर तक पानी भरा हुआ है, अब सोचो अगर इसमें अगर हम शीशे की गुलछा डालें हैं, शीशे का गोली है, अब कितना है हमको नहीं पता है, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं और सबकी त्रिज्या समान है। ठीक है, सबकी त्रिज्या समान है, हम बस ऐसे रफली बना रहे हैं। अब कैट हो हमको पता तो है नहीं, बस हम ऐसे बना रहे हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे बहुत सारी गोलियां हैं, बहुत सारी, कितनी है आई डोंट नो। ठीक है, ये इसमें डाली जाती हैं। ठीक है, इन सबको हम लोग इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, और जब डालते हैं तो पानी भरा हुआ है, तो भैया पानी नीचे गिरेगा, जब डालेंगे तो पानी नीचे गिरेगा, पानी नीचे गिरेगा ना, ये पानी नीचे गिरा, पानी नीचे गिरा। ठीक है, पानी नीचे गिर गया। तो ये बोला है कि जब हम गोली ये डाल रहे हैं ना, तो गोली जब डाल रहे हैं तो इसका जो पानी नीचे गिर रहा है वो पानी कितना है, 1/4, 1/4 कितना है, 1/4। जो पानी नीचे गिर रहा है वो कितना है, 1/4। ठीक है, कुल आयतन का 1/4 पानी नीचे गिर जा रहा है। अब तुम लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़े होगे कि अगर कोई बर्तन पानी से भरा हुआ है, तो अगर तुम उसमें एक ईंट डालते हो तो वो ईंट उतना ही पानी बाहर फेंकेगा जितना उसका आयतन होगा, होता ना। मतलब ये हम लोग पढ़ेंगे कि अगर जैसे कोई अनसेफ, मतलब ऐसा कोई सेफ होता है जिसका हम लोग आयतन नहीं जानते हैं। ठीक है, तो उसका आयतन निकालने का तरीका आर्किमिडीज जी ने बताया था कि अगर कोई ऐसा शेप है जिसका हम लोग कोई फॉर्मूला लगा के आयतन निकाल नहीं पा रहे, तो उसको आयतन निकालने का सिंपल तरीका है कि भैया एक बर्तन पानी भरिए और उसमें उस चीज को डाल दीजिए, तो जब उसको हम डालेंगे तो कितना पानी बाहर निकलेगा, जितना उसका आयतन होगा। ठीक है, तो जितना पानी बाहर निकला वही उसका आयतन होगा। तो बस वही चीज तुमको यहाँ फॉलो करना कि भैया अगर इसमें हम गोली डाले हैं तो गोली डालने पर जो पानी बाहर निकला है तो पानी का जो आयतन होगा और जो गोली का आयतन होगा बराबर होगा, सेम बराबर होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें कितने गोली डाल रहे हैं नहीं पता ना, तो बोलो माना, बोलो, बोलोगे माना। ठीक है,
मान लेना माना गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या, ठीक है, क्या बोलेंगे, माना गोलियों की संख्या n है, ठीक है। अब बस प्रश्नानुसार कर दो, प्रश्नानुसार, ध्यान सुनना, ठीक है। अब अगर हम मान लिए कि माना गोलियों की संख्या n है, तो इसमें जो जितना हम गोली डाल रहे हैं अगर उसकी संख्या n है तो क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे ना कि n गोलियों का आयतन, n गोलियों का आयतन बराबर बराबर बाहर निकले पानी का आयतन, ठीक है, तो बराबर होगा ना, जो n गोलियां होंगी उस n गोलियों का जो आयतन होगा वो पानी के आयतन बराबर होगा। अब पानी का आयतन कितना होगा पता ही है। अब देखो अगर हमें n गोलियों का आयतन निकालना है तो n गोलियों का आयतन मतलब क्या, n गुणे में, अरे अगर तुम्हें n गोलियों का आयतन निकालना, सोचो ऐसे, अगर हमें 4 गोली का आयतन निकालना है तो क्या बोलेंगे, एक गोली का आयतन गुणे में 4, है ना। जैसे अगर हमें 10 गोली का आयतन निकालना है तो क्या बोलेंगे, एक गोली का आयतन गुणे 10। तो अगर हमें n गोलियों का आयतन निकालना तो क्या बोलेंगे, n गुणे में एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन, यही ना बोलेंगे, बराबर बाहर पानी कितना निकला है तो 1/4 शंकु का आयतन, ठीक है, जो शंकु का आयतन है उसका 1/4 पानी निकला है। सबका मान रख दो, देखो n लिखेंगे, n गुणे में गोली का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r का क्यूब, उधर शंकु का आयतन कितना होगा, 1/4, 1/4, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3, देखो 1/3 पाई r स्क्वायर h कैपिटल। अब बस तुम्हें सबका मान रखना है और सबका मान रख के n का मान निकालना है। इसको सिंप्लीफाई करोगे देखोगे कि n का मान कितना आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं, बस बोलोगे कि जितना गोली डाले हैं, ठीक है, गोलियों का आयतन और फिर किसका गिरे हुए पानी का आयतन, बस बराबर कर देना, ठीक है, कि n गोलियों का आयतन बराबर बाहर निकले पानी का आयतन। अब n गोलियों का आयतन मतलब क्या होता है, n गुणे में एक गोली का आयतन बराबर 1/4 शंकु का आयतन, ठीक है। बस रख दोगे, सॉल्व करोगे, त्रिज्या दिया है, देखो ये गोली की त्रिज्या r का मान दिया है, शंकु की त्रिज्या r का मान दिया, ऊंचाई का मान दिया है, बस सबको रखो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करो फटाक से, करना वो होमवर्क है भैया, कर लेना, छोड़ना मत, छोड़ना मत, छोड़ना नहीं है भैया। चलो अब इसको तुम लोग करोगे, ये भी तुम लोग के लिए होमवर्क है। सोचो ये ए बी सी है, ए बी सी ऐसे हो गया, ठीक है। और देखो इन सब के मध्य बिंदु मान लो, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, ठीक है। देखो मान लो इसका मध्य बिंदु कितना है, 3,3, 3,3 हो गया, ठीक है, 1,4 हो गया और 2,1 हो गया, ठीक है। मान लो ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ऐसे, ठीक है। मध्य बिंदु का संग दिया है, तो अब तुम क्या करोगे, देखो एक काम करो, जैसे मान लो ये x a है ना, इसको मान लो x1 y1, इसका मान नहीं पता ना, मान लो x2 y2, इसको मान लो कितना x3 y3, यही करेंगे, ठीक है। बोलो ऐसे, बोलोगे क्या बोलोगे, माना, माना, माना त्रिभुज के तीनों शीर्षों, अरे यार, तीनों शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः x1 y1 x2 y2
x3 y3 है, ये मान लोगे। ठीक है, अगर हमें त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक पूछ रहा है तो पहले फिगर बना लिए और मान लेंगे चलो ए का मान ये, बी का मान वो, सी का मान यो। ठीक है, अब ध्यान देना, सोचो अगर सी, देखो ये सी और ए सी है, ए सी का मध्य बिंदु आर है ना, देखो ए सी का मध्य बिंदु आर है, तो लिखो ऐसे कि ए सी का मध्य बिंदु आर है। ठीक है, तब इसलिए क्या बोलोगे, मध्य बिंदु सूत्र से। ठीक है, जो मध्य बिंदु का सूत्र होता है क्या होता है, जो बीच में, तो सोचो अगर बीच में बिंदु आर है तो इसका मान x, y होता है, और मान कितना होता है, क्या होगा, r का मान कितना है 2,1 है ना, तो क्या लिखोगे 2,1, और मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, x1 प्लस x2/2 होता है ना। अब x1 प्लस x2/2 का मतलब क्या होता है, अगर ये इसका मध्य बिंदु है ना, अरे भैया अगर इसका मध्य बिंदु है तो इसका ये x1 ये x2, अब मत करना सर जी तो x3 है। अरे भैया जो दोनों किनारे के बिंदु होते हैं दोनों को प्लस करके आधा करते हैं। अब वो फॉर्मूले में 2 बिंदु होता था तो वहां पे x1 प्लस x2 बटे में 2 लिखते थे, अब यहाँ पे x3 है, तो कंफ्यूज थोड़ी होना, चीजों को समझना है कि जो बीच वाला जो बिंदु होता है उसका निर्देशांक आता है x1 प्लस x2/2 करके, क्योंकि बीच में होता है तो आधा लेते हैं, तो इसका x वाला इसका x वाला प्लस करके आधा करते हैं, तो यहाँ पे x वाले का मान मिलता है, इसका y वाला प्लस करके आधा करते हैं तो इसके y का मान मिलता है, तो बोलेंगे x1 प्लस x3/2, ये बोलेंगे ना, बोलेंगे x1 प्लस x3/2, और क्या बोलेंगे y1 प्लस y2/2। अब सॉल्व करो, कंपेयर कर लो, देखो कंपेयर करो तो क्या बोलोगे, 2 बराबर x1 प्लस x3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 बराबर x1 प्लस x3, और इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर जी x1, ऐसे बोल सकते हैं ना कि x1 प्लस में x3 इक्वल टू 4, क्योंकि देखो समीकरण बनाएंगे तभी तो भैया सॉल्व होगा, ऐसे कैसे होगा। अब y वाले को बराबर करो, 1 बराबर y1 प्लस y2/2, तो 2 बराबर कितना जाएगा y1 प्लस y2। ठीक है, और हम बोल सकते हैं क्या जाएगा कि y1 प्लस y2 बराबर 2, और y2 कहाँ लिख रहे भैया, y3 है ना, ठीक है, ये चीज ना समझ में आया कि नहीं, ऐसे ये बना समीकरण ना, x1 प्लस x3 बराबर 4, y1 प्लस y3 बराबर 4। ठीक है, अब सेम इसी तरह फिर सेम 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 देखो, अब इसको पकड़ो, अब पकड़ो BC को, अब पकड़ो BC को, लिखो BC का मध्य बिंदु Q है, लिखो जो BC है ना, BC का मध्य बिंदु Q है, लिखो देखो चूंकि BC का मध्य बिंदु Q है, इसलिए फिर वही डायरेक्ट लिख लो, इसलिए डायरेक्ट मध्य बिंदु सूत्र से Q है ना, तो Q का मान कितना है, देखो Q का मान कितना है, Q का मान है 1 और 4, Q का मान है 1,4 बराबर, अब इसमें क्या होगा बोलेंगे ना x1 प्लस x2/2, तो x3 प्लस x2/2 हो जाएगा, क्या बोलेंगे दोनों किनारे को प्लस करेंगे ना, दोनों किनारे को प्लस करेंगे, इसे भी इक्वल करो, तो 1 बराबर x3 प्लस x2/2, 2 बराबर x3 प्लस, ठीक है, अरे यार क्या हो जा रहा है,
ये चीज बोलो सही है कि नहीं। अब अगर सही है तो इधर आ जाओ आप, फिर इसके बाद करो y1 प्लस y2 इसके बराबर कर दो 4 के, ठीक है। कैसे भी करो बस आए तो जाएगा ही। कुल 6 समीकरण बनेगा भैया, फिर तुम्हें सॉल्व करके y1 y2 y3 का मान निकालना है और x1 x2 सब का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। समझे कि नहीं। फिर उसी तरह देखो इसको भी करोगे फिर, अरे भैया इसको भी अब लोगे ए बी को, इसको सॉल्व करोगे तो यहां से तुमको समीकरण मिलेगा। हम बता दें क्या मिलेगा, देखो x1 प्लस x2 बराबर 6 मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 बराबर 6 मिलेगा। इस समीकरण नंबर 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर करेंगे y1 प्लस y2 बराबर 6 इसका मिलेगा, y1 प्लस y2 बराबर 6 होगा, ये 6 मिल जाएगा बस। अब उन सब समीकरणों को सॉल्व करो और x1 प्लस x2 का मान निकालना है सबका। देखो कैसे निकालेंगे, देखो बताएं। पहले जिसमें सेम सेम लिखो, सेम सेम। देखो सबको एक पास लिखना पड़ेगा, कहाँ लिखे, देखो ये दिख रहा है ना 2 वाला, ये 2 वाला दिख रहा है, 2 वाला इसको लिख दो यहीं पर। देखो ना लिखते हैं x2 प्लस x3 बराबर कितना है, 2 दिखा है ना, 2 लिखो यहाँ पे 2। देखो 2 लिख दिया ना। अरे बस सॉल्व करने आना चाहिए यार। देखो घटा दो, घटाओ घटाओ घटाओ, देखो घटाओगे तो x2 x2 कट जाएगा, क्या बचेगा x1 माइनस में x3 बचेगा, यहाँ बचेगा 4, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा ये ना, मान लो ये हो गया, ठीक है। अब x1 और x3 में एक समीकरण मिल गया ना, तो एक समीकरण यहां से रख दो भैया, x1 प्लस x3 बराबर 4 लिखो, बराबर 4। सॉल्व कर लो, घटा दें, घटा दो घटा दो घटा दो घटा दो, ये कट जाएगा, माइनस में 2x3 बराबर 0, तो x3 बराबर आ जाएगा 0। अब अगर x3 का मान आ गया भैया तब तो यार सब समीकरण में रखो, तुमको बिंदु मिल जाएगा। अगर x3 का मान आ गया 0 तो x वाले समीकरण में जितने भी हैं उसमें x3 का मान रख के x1 का और x2 का मान निकाल लो। सेम इसी तरह y1 प्लस y2 बराबर 6 लिखा है ना, वहां पे y2 प्लस y3 बराबर 8 लिख दो, घटा दो तो तुमको y1 और y3 में समीकरण मिलेगा, और उसके नीचे फिर समीकरण नंबर 1 को लिख देना, समीकरण नंबर 2 को उसका काट देना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं तुम लोग समझ में आया होगा। एक बार फिर से ट्राई करना, देखना आता है कि नहीं आता है, ठीक है। एक बार फिर से इसी चीज को ट्राई करना, देखना आता है कि नहीं आता है। लेट हो गया, आई नो बहुत तुम लोग का टाइम चला गया, आई एम रियली सॉरी भैया, ठीक है। बस समझना कि उसमें अगर हमको तीनों शीर्ष पता नहीं थे तो तीनों शीर्ष को मानना पड़ेगा, फिर मध्य बिंदु का सूत्र लगा के टोटल हमको 6 ठो समीकरण बनाना पड़ेगा, और उन्हीं 6 समीकरण को सॉल्व करके, उन्हीं 6 समीकरण को सॉल्व करके हमें अपना x1 x2 और x3 का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। और एक बार घटा देना, कोई भी 2 घटा दो, पहले तो कोई भी 2 घटा दो, गैप हो जाएगा, फिर जो 2 बचेगा उसको तीसरे के साथ ले लो, अपने आप आंसर आ जाएगा, 100% श्योर है, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नहीं तो देखो एक काम कर सकते हो, जो x वाले थे ना, x1 x2 x2 x3 x3 x1 ना, सबको प्लस कर दो, तीनों को प्लस कर दोगे तो 2x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर मिलेगा, फिर 2 को सेट भेजकर डिवाइड कर देना, तो एक समीकरण बन जाएगा। फिर वहां पे तुम सबका मान रख के निकाल सकते हो मान, वो भी एक तरीका है, वैसे भी कर सकते हो ना। चलो तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और आगे तुम्हें कैसा वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलो तो बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा।